हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि विज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देन आज हमारा तीसरा चैप्टर है। पिछला जो चैप्टर था हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, विस्तार से नहीं पढ़ा था। लेकिन आज हम उन्हीं 5 जगत वर्गीकरण को थोड़ा विस्तार से देखेंगे। ये है हमारा अध्याय 3, वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, जिसे हम पादप जगत भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे शैवाल को पूरी डिटेल से, और पादप जगत के जो हमारे 5 भाग थे, 5 वर्ग थे, उनको भी डिटेल में देखेंगे। पहले हमने सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन देखा था कि उन ब्रायोफ्राइटा, थैलोफ्राइटा, इन सभी की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, कौन कौन सी कोशिकाएं मिलती है, उनमें नाभिक होता है या नहीं, ये सब हमने देखा था। प्रजनन कैसे होता है ये हमने देखा था। लेकिन आज हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये पूरा चैप्टर है हमारा वनस्पति जगत। तो पादप जगत को ही हम क्या बोलते हैं, वनस्पति जगत। ठीक है, वनस्पति जगत, ये हो गया हमारा वनस्पति जगत। ठीक है, अब हम, ये क्या हो गया, अब हम इसमें देखेंगे क्या वनस्पति जगत में, यानी कि पादप जगत में शैवाल देखेंगे। सबसे पहले शैवाल को कंप्लीट करेंगे, फिर देखेंगे ब्रायोफ्राइट्स, ये भी हमारा पादप जगत का पहला वर्ग है। फिर उसके बाद आएगा टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। हम इन सभी को विस्तार से देखेंगे। पहले देखा है लेकिन थोड़ा थोड़ा देखा है। 5 जगत वर्गीकरण में हमने थोड़ा थोड़ा सभी वर्गों के बारे में देखा था। तो पिछले अध्याय में हमने क्या देखा था, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, पिछला जो हमारा अध्याय है उसमें हमने क्या देखा था, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, जो किसने दिया था, R.H. विटेकर महोदय ने दिया था 1969 में। उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। पहला था उनका मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये सब हमने देख लिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े। इस अध्याय में हमें विशेष रूप से पादप जगत, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आगे के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्लांट किंगडम, सामान्यतः प्लांट किंगडम पादप जगत कहा जाता है। ठीक है, पादप जगत की अवधारणा में परिवर्तन देखेंगे। यह जानकर हम समझते हैं, जरूर समझेंगे कि पादप जगत के प्रति हमारी समझ समय के साथ कैसे बदलती रहती है। हमने फंगी और मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के वे सभी सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है, प्लांटी से बाहर कर दिए थे। ठीक है, यद्यपि पहले वर्गों में उन्हें पौधों के साथ ही रखा था। ठीक है, जो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से थे, देखो, फंगी, मोनेरा और प्रोटिस्टा के वे सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती थी, है ना। फंगी वाले जो जीव है उनमें भी कोशिका भित्ति होती है, मोनेरा वाले जो जीव है उनमें भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति तीनों में होती है, लेकिन अब प्लांटी से उनको बाहर कर दिया है। इनका तीनों का एक अलग अलग सेपरेट वर्ग बना दिया। पौधों में, पादप जगत में न तो फंगी आते हैं, न मोनेरा आते हैं और न ही प्रोटिस्टा आते हैं। ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं वो भी प्लांटी में नहीं आते हैं। यद्यपि पहले के वर्गीकरणों में उन्हें पौधों के साथ ही रखा गया था। पहले का जो वर्गीकरण था उनको पौधों के साथ ही रखा गया था, सिर्फ पादप और जंतु। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें पहले नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, अब शैवाल एल्गी की श्रेणी में शामिल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, अब जो साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नीली हरी शैवाल कहते हैं, लेकिन वो शैवाल की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो किन में आते हैं, वो मोनेरा में आते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। इस अध्याय में हम क्या अध्ययन करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे शैवाल के बारे में। इसमें क्या देखेंगे, हम पहले शैवाल को विस्तार से देखेंगे कि शैवाल क्या होती है, कैसी होती है, संरचना कैसी होती है। हालांकि हमने देखा है फंगी जगत में, कवक जगत में थोड़ा बहुत। फिर देखेंगे ब्रायोफ्राइटा या फिर ब्रायोफ्राइट्स। फिर आएगा हमारा टेरिडोफ्राइट्स, ये देखेंगे। फिर जिम्नोस्पर्म देखेंगे, ये क्या होता है, जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं हम, आवृतबीजी। आवृतबीजी पौधे और ये अनावृतबीजी पौधे।
आवृतबीजी पौधे। ठीक है, इन सभी को हम देखेंगे। सभी को पादप जगत के अंतर्गत समझाया जाएगा। हम इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले तो शैवाल भी पादप जगत में देखेंगे, टेरिडोफाइट भी देखेंगे, ब्रायोफाइट्स भी देखेंगे, एंजियोस्पर्म भी देखेंगे और जिम्नोस्पर्म भी देखेंगे। पादप को, सभी को पादप जगत के अंतर्गत समझाया जाएगा वर्गीकरण प्रणाली की समझ के स्तर पर। ठीक है, अब हम वर्गीकरण प्रणालियों को समझने के लिए आवृतबीजी पौधे एंजियोस्पर्म के उदाहरण पर विचार करेंगे कि एंजियोस्पर्म में कौन कौन से जीव आते हैं। सबसे प्रारंभिक प्रणालियां केवल बाहरी आकार की लक्षणों पर आधारित होती है। ठीक है, जैसे कि आदत, हैबिट और रंग। क्या होती है, सबसे प्रारंभिक जो वर्गीकरण होता है वो बाहरी प्रणालियों पर आधारित होता है, यानी कि बाहरी आकार के लक्षण जो होते हैं कि वो जो जंतु या फिर पौधे रहते हैं उनकी आदत कैसी है, उनका हैबिटेट क्या है, फिर उनका कलर कैसा है, पत्तियों का कलर कैसा है और पत्तियों की संख्या और आकार कैसा है, कौन से पौधे में कितनी पत्तियां पाई जाती है और कौन से आकार की पाई जाती है, कोई बड़ी पत्तियां होती है, कोई छोटी पत्तियां होती है। ठीक है, ये प्रणालियां मुख्यतः वनस्पतिक लक्षणों या पुष्प संरचना पर आधारित थी। ठीक है, ये जो प्रणालियां हैं वो वनस्पति लक्षणों तथा पुष्प संरचना पर आधारित थे। ऐसी प्रणाली लीनियस द्वारा दी गई थी। जो वनस्पति लक्षण और फूलों का जो रंग होता है, फूलों की आकार की होती है, उनके आधार पर किन्होंने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली भी दी थी उन्होंने। ऐसी प्रणालियों को कृत्रिम वर्गीकरण कहा जाता है क्योंकि ये केवल कुछ ही लक्षणों पर आधारित थी। कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली क्या होती है, आर्टिफिशियल, कुछ लक्षणों पर आधारित होती है। इस कारण से संबंधित जो प्रजातियां होती है वो क्या करती है, अभी अलग अलग वर्गों में आती है। जैसे कि कुछ लक्षणों पर आधारित जो प्रणालियां होती है, वर्गीकरण प्रणालियां होती है, वो अलग विशेष वर्गों में रखी जाती है। इसके अलावा कृत्रिम प्रणालियां वनस्पति और लैंगिक लक्षणों को समान महत्व देती है, जबकि यह ज्ञात है कि वनस्पति लक्षण पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। जो वनस्पति लक्षण होते हैं वो पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली क्या होती है, देखते हैं। कृत्रिम प्रणालियों के स्थान पर बाद में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणालियां भी विकसित हुई है, जो जीवों के प्राकृतिक लक्षणों कृत्रिम प्रणालियों के साथ स्थान में प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणालियां विकसित हुई है। ठीक है, जो जीवों के कृत्रिम संबंधों और सामान्य लक्षणों जो जीवों के सामान्य लक्षणों से विकसित हुई है, ये जीवों के प्राकृतिक संबंधों और सामान्य लक्षणों पर आधारित थी। अब देखते हैं शैवाल। ये सब इसका इंट्रोडक्शन था कि हम देखेंगे क्या क्या और कैसे कैसे उन्होंने वर्गीकरण किया है। पहला है हमारा शैवाल, एल्गी। होती क्या है शैवाल, ये जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्या होते हैं शैवाल, जिनमें क्लोरोफिल होता है या फिर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, शैवाल कौन जीव होते हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सरल थैलस रूपी स्वपोषी और अधिकांश जलीय होते हैं, अर्थात ये मीठे जल फ्रेश वाटर में रहते हैं। क्या करते हैं शैवाल, वे सभी जीव जिनमें क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और अधिकांश जलीय होते हैं। अधिकांश जो शैवाल होती है वो जल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, मीठे जल और फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ पानी की जो झीलें होती है उनमें शैवालें मिलती हैं। ठीक है, वाटर और समुद्री जल दोनों में पाई जाती है। वो मीठे जल में भी मिलती है, यानी कि जो स्वच्छ पानी की जो झीलें होती है उनमें भी शैवाल मिलती है, और मीठे जो समुद्री जल होता है, खारा जल होता है, उनमें भी शैवाल मिलती है। ये विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी की सतहों पर उगते कुछ शैवाल कवक के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, जो नम मिट्टी होती है, नम लकड़ी होती है, बारिश के दिनों में जो लकड़ी फूल जाती है
उस पर भी ये पनपने लगती है। पत्थरों पर भी उग जाती है, जहां पर नम पत्थर होते हैं, पत्थरों पर लगातार बारिश हो रही है, वहां की आर्द्र वातावरण होता है, जलवायु आर्द्र होती है वहां की, वहां पर उग जाती है। ये क्या हो गया? ये विभिन्न आवासों जैसे पत्थरों, मिट्टी और लकड़ी की सतहों पर उगते हैं। कुछ शैवाल कवक, यानी कि कुछ शैवाल कवक जो होते हैं फंगी के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। क्या करते हैं ये? कुछ शैवाल जो होते हैं वो फंगी के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? लाइकेन बना देते हैं। और कुछ जानवरों के साथ सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। कुछ जानवरों के साथ सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्लोथ के शरीर पर ये क्या करती है? कुछ जानवरों के साथ भी उग जाती है सहजीवी के रूप में। ठीक है, क्या क्या करती है ये? एक तो मीठे जल में पाई जाती है और समुद्री जल दोनों में पाई जाती है। पत्थरों पर भी उग जाती है, नम लकड़ी पर भी उग जाती है। आर्द्र जलवायु जहां पर होती है वहां पर शैवालें पनपने लगती है। मृत जो जानवर होते हैं उनके साथ सहजीवी संबंध रखती है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन है इस शैवाल के? क्लोरोफिल होता है इनमें, जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल होता है। थैलस रूपी इसकी संरचना होती है, यानी कि ये थैले के नुमा होती है। और स्वपोषी होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, जली होते हैं। जली में दोनों प्रकार के, ये मीठे जल में भी पाई जाती है और समुद्री जल में भी पाई जाती है। ठीक है, मीठे जल और समुद्री जल दोनों में पाई जाती है। आया इतना समझ में? अब इसकी आकृति और आकार देखते हैं कि शैवालों की आकृति और आकार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। शैवालों की आकृति और आधार में अत्यधिक विविधता पाई जाती है कि कैसी इनकी आकृति होती है और कैसा आधार यानी कि आकार होता है। कुछ औपनिवेशिक रूप होते हैं शैवालों के, यानी कि कॉलोनियल फॉर्म में। कैसे? जैसे कि वॉलवॉक्स, ये कॉलोनियल फॉर्म में होता है। वॉलवॉक्स कैसा होता है देखते हैं। ऐसा होता है वॉलवॉक्स। ये एक संरचना हो गई शैवाल की। ठीक है, हो गया। अब यहां पर कुछ डॉट डॉट दिखाई देते हैं, इनके अंदर भी शैवाल पाए जाते हैं। ये रहे, ये वॉलवॉक्स वाली शैवाल होती है। ठीक है, इसकी आउटर लेयर भी होती है और इनर लेयर भी होती है। देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये वॉलवॉक्स वाली शैवाल होती है। अब ये जो पिंक कलर दिखाई देगा, ये पिंक कलर होता है पेरेंट्स वॉलवॉक्स। ठीक है, कॉलम। ये पिंक कलर है, ये कौन सा है? ये पेरेंट्स कॉलम हो गया। और ये वाला जो येलो कलर है सर्कल में, ये हो गया डॉटर कलर। ठीक है, ये डॉटर कॉलम हो गया। कुछ इस प्रकार की दिखती है वॉलवॉक्स वाली शैवाल। देखते हैं कौन सी एल्गी में आती है। अभी एल्गी के हमने प्रकार भी देखने हैं। कुछ सूत्रीय रूप में फॉर्मेशन, यानी कि फिलामेंट फॉर्म में, जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ये क्या होते हैं? कुछ सूत्रीय रूप में होते हैं। ठीक है, कौन कौन? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। कुछ समुद्री शैवाल होती है, यानी कि मरीन एल्गी होती है। ये क्या करती है? जैसे कि टेल्स, यानी कि बहुत बड़े आकार के होते हैं। और विशाल पौध समूह, यानी कि ये जो शैवाल होती है समुद्री शैवाल बहुत बड़े आकार की होती है और विशाल पौधों का समूह बना लेती है। ठीक है, अब इनमें प्रजनन का प्रकार क्या होता है? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनमें? तो शैवाल में प्रजनन मुख्य 3 प्रकार से होता है। पहला होता है इनमें वनस्पति शैवाल, यानी कि वानस्पतिक प्रजनन होता है। पहला इसमें क्या होता है? पहला इसमें होता है वनस्पति प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन और तीसरा होता है लैंगिक प्रजनन। अब हम देखते हैं वनस्पतिक प्रजनन क्या होता है। वनस्पति प्रजनन क्या होता है? तो यह खंडन
फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। प्रत्येक खंड फ्रेगमेंट जो होता है एक नया शैवाल थैलस बना लेता है। वनस्पति प्रजनन क्या होता है, यह खंडन के द्वारा होता है और प्रत्येक जो खंड होते हैं वो क्या करते हैं, एक नया थैलस बना लेते हैं। प्रत्येक खंड जो होते हैं वो एक नया थैलस बना लेते हैं। अब अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है शैवालों के साथ, यह विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं स्पोर के निर्माण द्वारा होता है। सबसे सामान्य बीजाणु जो स्पोर होता है, ठीक है, इनमें कैसे होता है, स्पोर के द्वारा होता है। और जो सबसे सामान्य जो बीजाणु होता है, बीज होता है, वो कौन सा होता है, ज़ूस्पोर होता है। इनमें प्रजनन कैसे होता है, स्पोर के निर्माण से होता है। ठीक है, इनमें जो प्रजनन होता है वो स्पोर्स के निर्माण से होता है, यानी कि बीजाणुओं के निर्माण से होता है। ये फ्लैजेला वाले गतिशील मोटाइल बीजाणु होते हैं और अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ये फ्लैजेला वाले गतिशील होते हैं। ठीक है, इनमें जो गति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, फ्लैजेला वाली गति पाई जाती है। ठीक है, और अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। शैवाल कैसे करते हैं, खुद का एक जो बीज होता है वो अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देता है। अब इनमें लैंगिक प्रजनन कैसे होता है वो देखते हैं। दो गैमेट के संलयन से होता है। गैमेट का प्रकार कौन सा होता है, फ्लैजेला युक्त और समान आकार के हो सकते हैं, जैसे कि यूलोथ्रिक्स। अब जो यूलोथ्रिक्स जो शैवाल बनी है वो कैसे बनी है, लैंगिक प्रजनन से। ठीक है, दो गैमेट मिलते हैं और दोनों गैमेट के मिलने से एक नई शैवाल की उत्पत्ति होती है। फ्लैजेला युक्त इसमें भी गतिशील होते हैं और समान आकार के होते हैं। दो फ्लैजेला युक्त जो बीजाणु होते हैं वो मिलकर एक नए शैवाल की उत्पत्ति करते हैं। ये अफ्लैजलेट यानी कि नॉन फ्लैजलेट होती है, लेकिन समान आकार के, जैसे कि स्पाइरोगायरा में। ऐसे प्रजनन को समगामी यानी कि आइसोगेमस कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो फ्लैजलेट होते हैं वो नॉन फ्लैजलेट होते हैं, लेकिन समान आकार के, जैसे स्पाइरोगायरा में। फ्लैजलेट होते हैं, नॉन फ्लैजलेट होते हैं, लेकिन दोनों समान आकार के फ्लैजलेट, यानी कि दोनों जो बीज मिलते हैं, दोनों जो गैमेट मिलते हैं वो दोनों समान प्रजाति और समान आकार के मिलते हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा शैवाल में। जब दो असमान प्रकार के गैमेट का संलयन होता है तो यूडोरनिया यानी कि यूडोरिना, इसे असमगामी यानी कि एनिसोगेमस कहते हैं। जब दो असमान आकार के गैमेट का संलयन होता है तो क्या होता है, यूडोरिन यानी कि यूडोराइना, और इसे असमगामी यानी कि संलयन कहते हैं। दो असमान आकार के जो बीजाणु मिलते हैं शैवाल के, तब क्या होता है, दो असमान आकार के गैमेट मिलते हैं तो तब क्या होता है, एनिसोगेमस। ठीक है, और जब संलयन एक बड़े स्थिर नॉन मेटिल मादा गैमेट और एक छोटे गतिशील नर गैमेट के बीच होता है तो वॉलवॉक्स और फ्यूकस में होता है। ठीक है, जब संलयन एक बड़े स्थिर नॉन मोटाइल मादा गैमेट और एक छोटे गतिशील नर गैमेट से होता है, इन दोनों के बीच में, यानी कि मादा का जो गैमेट होता है वो बड़ा होता है और नर का जो गैमेट होता है वो छोटा होता है, लेकिन मादा का गैमेट स्थिर होता है और नर का जो गैमेट होता है शैवालों में वो अस्थिर होता है, वो गतिशील होता है। लेकिन नर के जो गैमेट की जो आकृति होती है, आकार होता है, वो छोटा होता है और मादा के गैमेट की जो आकृति और आकार होता है वो बड़ा होता है। तो इन दोनों का जब संलयन होता है तो कौन सी शैवाल बनेगी, वॉलवॉक्स और फ्यूकस नामक शैवाल बनती है। तो इसे अंडाणुगामी यानी कि क्या बोलते हैं, ओगेमस कहा जाता है। अब शैवाल में देखते हैं, शैवाल मनुष्य के लिए, शैवाल जो होती है मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। पृथ्वी पर कुल कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण यानी कि CO2 का जो एमिशन होता है, स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का कम से कम आधा भाग शैवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण, कुछ पादप नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण कीटभक्षी होते हैं तो कुछ परजीवी होते हैं। उसी प्रकार जो शैवाल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और आधा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करती है, ऑक्सीजन की उत्पत्ति करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती है, यानी कि अपने पास सोख लेती है। इसलिए ये शैवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होने के कारण अपने आसपास वातावरण में खुले हुए ऑक्सीजन को स्तर बढ़ा देती है। ये प्रकाश संश्लेषी होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, क्लोरोफिल होता है तो। ठीक है,
अब इसके आसपास में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन के स्तर को यह बढ़ा देती है। ये ऊर्जा संपन्न यौगिकों यानी कि एनर्जी रिच कंपाउंड को के प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या करती है ये? प्रकाश संश्लेषण होती है, तो क्या करती है? वातावरण को शुद्ध करती है, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देती है शैवाल। ये ऊर्जा संपन्न यौगिकों यानी कि एनर्जेटिक जो कंपाउंड होते हैं, उनके प्राथमिक उत्पादक यानी कि प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण जो सभी जलीय जंतुओं के भोजन चक्र का आधार बनते हैं। क्या करती है ये? सभी इनके भोजन चक्र के आधार को बढ़ाती है। अब भोजन के रूप में क्या करती है ये? पोरफायरा लेमिनेरिया ये क्या करते हैं? और ये क्या हो गया? सेर्गोसेसम की अनेक प्रजातियां लगभग 70 प्रकार की समुद्री शैवालों से है, जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब भोजन के उपयोग में कौन कौन सी शैवाल आती है? पोरफायरा आती है, लेमिनेरिया आती है समुद्री जीवों के लिए, और कौन सी आती है? सेरगेमस की अनेक प्रजातियां जो लगभग 70 प्रकार की शैवालों में से है, जिन्हें भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इनका औद्योगिक महत्व क्या होता है? कुछ समुद्री शैवालें जो होती है वो ब्राउन और लाल कलर की बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड अर्थात जल को बांधने वाले पदार्थ उत्पन्न करती है। ये शैवालें समुद्र में क्यों उपयोगी होती है? क्यों इनका इतना महत्व होता है? क्योंकि जल के जो अणु होते हैं उनको ये बांधे रखने में मदद करती है। क्या करती है? कुछ जो शैवाल होती है वो समुद्री भूरे हो गया रहा है जिसमें कुछ समुद्री भूरे, ब्राउन और लाल रेड शैवाल बड़ी हाइड्रोक्लोराइड्स अर्थात जल बांधने वाले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। मतलब कुछ शैवाल लाल कलर की होती है, कुछ शैवाल भूरे रंग की होती है, ब्राउन कलर की। अब ये दोनों क्या करती है? हाइड्रोक्लोराइड को उत्पन्न करती है ताकि समुद्र का जो जल होता है, समुद्र के जो जल में जो पदार्थ होते हैं उनको बांधे रखने में ये मदद करती है। ठीक है। एल्गाइन भूरे शैवाल से प्राप्त होते हैं। इनमें जो एल्गाइन होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? भूरे शैवाल से ये प्राप्त होते हैं। कोरेग्रीन ये ने क्या? लाल शैवाल से प्राप्त होते हैं। अब कोरेग्रीन जो तत्व होता है वो किससे होता है? लाल शैवाल से प्राप्त होता है। इनका जो वाणिज्यिक रूप से औद्योगिक प्रयोग किया जाता है। कैसे? अगर का उपयोग अगर भी शैवाल से निकलता है। अगर जो गैलीनियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त एक वाणिज्यिक उत्पाद होता है। अगर क्या होता है? यानी कि गैलेडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त एक वाणिज्यिक उत्पाद होता है। सूक्ष्म जीवों के उगने माइक्रोबाइल कल्चर होता है। ठीक है। आइसक्रीम और जेली की तैयारी में प्रयोग किया जाता है। किसको? अगर का जो उपयोग होता है आइसक्रीम और जेली की तैयारी में यानी कि बनाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर आ गया हमारा क्लोरेला का उपयोग। ये क्या होता है? क्लोरेला एक कोशिकीय शैवाल होती है जो प्रोटीन से भरपूर होती है। ठीक है। क्लोरेला जो होती है वो एक कोशिकीय शैवाल होती है जो प्रोटीन से भरपूर होती है, यूनिसेलुलर। इसे अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन अनुपूरक यानी कि फूड सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, वो प्रोटीन से भरपूर होती है तो उन्हें फूड सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उनको दिया जाता है जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको। ठीक है। शैवाल के मुख्य वर्ग क्या होते हैं? कि शैवालों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है कौन सा? क्लोरोफाइसिस यानी कि हरित शैवाल, इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। फिर दूसरा आ गया फाइयोफाइसिस यानी कि भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसिस ये साइंटिफिक नेम है लाल शैवाल, जिसे हम रेड एल्गी बोलते हैं। शैवालों का वर्ग क्लासेस ऑफ एल्गी में क्या आ गया? शैवालों को उनके रंग द्रव्यों यानी कि पिगमेंटेशन, उनका कलर कैसा है उसके आधार पर, भंडार पदार्थों, कोशिका भित्ति की संरचना और कलर के आधार पर 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहली है हरित शैवाल। हरित शैवाल को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफाइसिस। ठीक है। ये शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। ठीक है। कौन से हरित शैवाल? ये हरे रंग के होते हैं।
क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। मुख्य लक्षण क्या होते हैं इनके, ये रही हमारी हरित शैवाल ऐसे दिखने वाले। कोशिकाएं ग्रीन होती हैं, यानी कि इनकी कोशिकाएं जो होती है वो हरे कलर की होती है। इनमें मुख्य वर्ण क्लोरोफाइला ए और क्लोरोफाइला बी पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी इनमें मुख्य तत्व पाया जाता है, यानी कि मुख्य वर्ण पाया जाता है। ठीक है, ये रही हमारी ग्रीन एल्गी हरित शैवाल, ऐसी दिखती है, ये रही। ठीक है, अब भंडारण पदार्थ स्टार्च होता है, इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, इनमें स्टार्च होता है। भंडारण पदार्थ क्या होता है, इनमें स्टार्च होता है। इनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, पादपों की भी होती है। ठीक है, ये भी पादप में रखे गए हैं। अब शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। अधिकांश मीठे पानी में, मीठे पानी की जो सतह होती है, यानी कि मीठे जल की जो झीलें हुई होती है उनमें मिलती है। अधिकांश मीठे पानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय यूनिसेलुलर औपनिवेशिक या सूत्रीय फॉर्म फिलामेंट्स हो सकते हैं। ये एक कोशिकीय भी होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, औपनिवेशिक कॉलोनियल भी होते हैं। ठीक है, या फिर सूत्री फिलामेंटेशन या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, क्लाइमेडोमोनास, ये भी शैवाल में आता है। क्लाइमेडोमोनास, वोल्वोक्स, यूरोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा और क्लोरेला, यानी कि क्लोरेला यानी कि हरित शैवाल। अब ये वाली जो संरचना है ये कौन सी है, वोल्वोक्स की। हरित शैवाल भी दो प्रकार की होती है, ये हो गई हमारी वोल्वोक्स और ये हो गई हमारा यूलोथ्रिक्स। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो गया, यूलोथ्रिक्स, और ये क्या हो गया, वोल्वोक्स। ठीक है, अब भूरे शैवाल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। भूरे शैवाल, ये शैवाल भूरे या जैतूनी रंग के होते हैं क्योंकि इनमें फाइकोफाइसिन नामक एक विशेष रंग द्रव्य होता है। इनमें क्या होता है, फाइकोफाइसिन एक नामक एक विशेष रंग द्रव्य होता है जिसके कारण ये भूरे रंग के होते हैं, या फिर भूरे या जैतूनी रंग के भी होते हैं। इसके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं, ये रही हमारी भूरी शैवाल। इनका रंग भूरा या फिर पीला होता है, ब्राउनिश होता है। ठीक है, भूरा पीला होता है। वर्णक, प्रमुख वर्णक क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल ए, सी और फाइकोएक्थिन। ठीक है, या फिर फ्यूकोएक्सेथिन, ये इनमें प्रमुख वर्ण होते हैं। क्लोरोफिल एसी भी होता है और फ्यूकोक्सिन भी होता है। प्रमुख भंडारण पदार्थ क्या होता है इनमें, लेमिनेरिया या फिर मैनिटोल होता है। इनमें भंडारण जो पदार्थ होता है वो होता है लेमिनेरिया या फिर मैनिटोल होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एलाइन की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है, इनकी भी सेल्यूलोज और एलाइन से बनी हुई होती है। अधिकांश जो होती है भूरी शैवाल वो कहां पर मिलती है, समुद्री मिलती है, यानी कि मरीन में मिलती है। आकार में बहुत बड़े हुए होते हैं, कुछ कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी कि कुछ जो शैवाल होते हैं इनका आकार भी बड़ा होता है और लंबाई कई मीटर तक हो सकती है, समुद्र में मिलते हैं। उदाहरण के लिए सेरगासम, यानी कि सरगासम सुना होगा शैवाल का नाम, फिर है लेमिनेरिया, फ्यूकस और डाइएक्टो या फिर डिक्टियोटा। अब ये वाली जो है ये हो गई हमारी लेमिनेरिया, ये वाली शैवाल कौन सी हो गई, लेमिनेरिया, ये हो गई हमारी लेमिनेरिया। ये भी समुद्री शैवाल होती है। ये हो गई हमारी फ्यूकस, ये हो गई फ्यूकस और ये है हमारी डिक्टियोटा। ठीक है, ये हो गई। अब लाल शैवाल देखते हैं कैसी होती है, ये तो हो गई भूरी शैवाल। ये शैवाल लाल रंग की होती है क्योंकि इनमें फाइकोएथ्रीन नामक वर्ण पाया जाता है। मुख्य लक्षण क्या होते हैं, ये लाल रंग पूरा
रेडिश होती है, यानी कि लाल या फिर लाल पूरा कलर होता है। कुछ इस प्रकार का होता है शैवाल का कलर, लाल शैवाल का। ठीक है, प्रमुख वर्ण इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी, यानी कि फाइकोएंथ्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएंथ्रीन होता है। आया समझ में। इनमें भंडारण पदार्थ क्या होता है, क्लोरिडियन, यानी कि स्टार्च होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें भंडारण पदार्थ होता है। कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है लाल शैवाल की, इसमें क्या होता है, सेल्यूलोज के साथ पेक्टिन भी होता है और पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि स्टार्च का बड़ी मात्रा में भंडारण मिलता है। अधिकांश समुद्री जीव जो होते हैं, अधिकांश किन में मिलती है, ये भी समुद्र में मिलने वाली शैवाल होती है, विशेषकर गहरे जल में पाई जाती है। ये जो लाल शैवाल होती है ये बहुत गहरे जल में मिलती है। इनमें प्रजनन जटिल होता है और इनमें गतिशील बीजाणु नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें जो मोटाइल होते हैं वो गतिशील नहीं होता है और प्रजनन जटिल होता है। अब वो लैंगिक होता है या अलैंगिक होता है ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कौन सी होती है, गैलिडियम, गार्सिलेरिया और पोलीसेलिनिया या फिर पोलीसाइफोनिया, पोरीफेरा। ठीक है, अब ये जो होगी ये हमारी है पोरीफेरा, ये वाली शैवाल, ये वाली, ये कौन सी है, पोरीफेरा। ये कौन सी है, इसको क्या हो गया आज, ये हो गई हमारी पोरीफेरा। चलो छोड़ो इसे, ये हो गई हमारी पोरीफेरा और ये हो गई हमारी पोलीसाइफोनिया। ठीक है, ये हो गई हमारी पोलीसाइफोनिया। तो आज हमने देखा पादप जगत के मुख्य पादप जगत का वर्गीकरण और शैवालों के बारे में। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं इसका। यहां से हमने स्टार्ट किया है। शैवाल कौन से जीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, थैलस रूपी उनकी संरचना होती है, अधिकांश जलीय जीव होते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, मीठे जल और खारे जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और मीठे और खारे जल दोनों में पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ पानी की झीलों में दोनों में मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के आवासों इनमें हैबिटेट होते हैं, जैसे पत्थर और मिट्टी, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी की नम मिट्टी, मतलब जो नम लकड़ी होती है उनकी सतहों पर ये उग जाते हैं। कुछ शैवाल फंगी के साथ मिलकर लाइकेन बना लेते हैं, तो कुछ जानवरों के साथ मिलकर सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए स्लॉथ के शरीर पर जो शैवाल मिलती है। आकृति और आकार इनका कैसा होता है, तो शैवालों की आकृति और आकार में अत्यधिक विविधता होती है। कुछ में औपनिवेशिक कॉलोनिया फॉर्म जैसे कि वॉलवॉक्स होते हैं ये शैवाल। कुछ शैवाल समुद्री जैसे कि केल्स बहुत बड़े आकार के होते हैं और विशाल, इनका जो विशाल समूह है वो पौधे का रूप ले लेते हैं। इनमें प्रजनन 3 प्रकार का होता है, वनस्पतिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। वनस्पति प्रजनन में क्या होता है, खंडन द्वारा और प्रत्येक खंड एक शैवाल का रूप ले लेती है। शैवाल टूटती है और जो उसका जो भाग होता है, उसका जो विभाजन होता है, प्रत्येक जो खंड होता है वो एक नई शैवाल बना लेता है ऑटोमेटिक। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, एक बीजाणु रूपी यानी कि ज़ूस्पोर के द्वारा एक बीजाणु दूसरे बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक है, सामान्य बीजाणु उसमें क्या होता है, ज़ूस्पोर होता है, और फ्लैजेला इनमें क्या होता है, गतिशील नए अंकुरित होकर एक पौधे का निर्माण कर लेता है। फिर लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, 2 गैमीट का संलयन होता है। इनमें क्या होता है, 2 गैमीट का संलयन होता है और प्रत्येक खंड पिगमेंटेशन एक नया शैवाल बना लेता है। प्रजनन भी इसमें अनेक प्रकार का होता है। जब समान गैमीट मिलते हैं तो समान लैंगिक प्रजनन होता है, जैसे कि यूडेराइना। इससे असमानगामी यानी कि 2 असमान गैमीट मिलते हैं। जब एक नर का जो गैमीट होगा वो छोटा होगा और गतिशील होगा, लेकिन मादा का जो गैमीट होगा वो बड़ा होगा लेकिन स्थिर होगा, तो उसमें भी अलग प्रकार का, उसे अंडाणुगामी प्रजनन कहा जाता है। फिर शैवाल क्या करती है, मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। पृथ्वी पर कुल
कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती है, कम से कम आधा भाग शैवाल का प्रकाश संश्लेषण करता है। जहां पर शैवाल होती है प्रकाश संश्लेषी होती है तो ऑक्सीजन का भरपूर स्थिरीकरण, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करती है, फिक्सेशन करती है। भोजन के रूप में उपयोग क्या होता है? पोरीफेरिया और पोरीफायरा और लेमिनेरिया, ये भोजन के लिए अनेक प्रजातियां लगभग 70 प्रकार के समुद्री शैवालों और भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, औद्योगिक महत्व क्या होता है? कुछ भूरे शैवाल और लाल शैवाल बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं और जो जल को बांधने में मदद करते हैं, यानी कि जल के जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के, वो बनाते हैं। एल्गाइन भूरे शैवाल से प्राप्त होती है, कैरिन लाल शैवाल से प्राप्त होती है। इनका वाणिज्यिक रूप से विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। अगर का उपयोग किया किसमें किया जाता है? आइसक्रीम और जेली की तैयारी में। ठीक है, आइसक्रीम और जेली की तैयारी में अगर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्लोरेला, इसे ग्रीन शैवाल भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफाइसिस हरी शैवाल, फिर आया हमारा फायोफाइसिस भूरे शैवाल और राइडोफाइसिस यानी कि रोडोफाइसिस लाल शैवाल। शैवालों के वर्ग में क्लासेस ऑफ एल्गी में शैवाल और उनके रंग द्रव्यों, पिगमेंटेशन, भंडारण पदार्थों और कोशिका भित्ति संरचना और वर्ण के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया है, यानी कि उनके कलर के आधार पर, उनके भंडारण के आधार पर और उनके औद्योगिक महत्व के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकरण किया है। पहली है हरित शैवाल, ये हरे कलर की होती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कोशिकाएं इनकी हरी होती है, मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और बी मिलता है। ठीक है, भंडारण स्टार्च का भंडारण करती है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एक कोशिकीय जीव होता है। वॉलबॉक्स, स्पाइरोगायरा और क्लोरेला। फिर भूरे शैवाल देखे थे हमने अभी और फिर लाल शैवाल देखे थे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। देन अभी शैवाल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, शैवालों के और भी हमें महत्व देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।